सो गाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग। सपोज करो आप एक आईटीआर फाइल करते हो बट उस आईटीआर में एग्जम्पशंस या डिडक्शंस क्लेम करना भूल जाते हो। अब अगर आप नहीं करोगे तो आप आईटीआर में हायर टैक्स पे कर दोगे। आपने आईटीआर फाइल की, एओ ने क्या किया, इसे प्रोसेस भी कर दिया, 143(1) की इंटीमेशन भी आ गई। बाद में आपको पता लगता है कि आपने हायर टैक्स पे कर दिया है क्योंकि एग्जम्पशंस क्लेम नहीं की थी, तो आप रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन लगाते हो जो कि एओ रिजेक्ट कर देता है। फिर ऐसे करते 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 6 साल निकल जाते हैं, तो 6 साल के बाद दोबारा रिक्वेस्ट लगाई जाती है कंडोनेशन ऑफ डिले कि आप हमें आईटीआर रिवीजन करने के लिए अलाउ कर दो। तो क्वेश्चन इज कि क्या इन्हें अलाउ किया जाएगा? अगर अलाउ किया जाएगा तो क्या इनको टैक्स का अमाउंट वापस मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या विद इंटरेस्ट मिलेगा? तो किस बेस पे मिलेगा? क्या 6 साल के बाद आईटीआर रिवीजन के लिए अलाउ किया जा सकता है? तो ऐसा आपके क्लाइंट में भी किसी के साथ भी हो सकता है, तो केस काफी रेलेवेंट रहने वाला है। आपसे सिर्फ इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है, यूजर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और हम ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। पढ़ लेते हैं। एओ असेसिंग ऑफिसर cannot take advantage of assessor's ignorance to collect more tax। ऐसा कौन बोल रहा है? कर्नाटका हाई कोर्ट। और उन्होंने कंडोन कर दी डिले ऑफ 6 ईयर इन फाइलिंग रिवाइज्ड आईटीआर। बट अगर आपको फाइट करनी है तो एक सर्कुलर को पढ़ना है, तो हम वो देखते हैं। सर्कुलर है ये नंबर 14। ये क्या बात करता था? इसने इस सर्कुलर की इंटेंशन क्या थी? टैक्स ड्यू शुडंट बी चार्ज्ड और दैट एनी फेवर शुड बी शोन टू एनीबॉडी इन द मैटर ऑफ असेसमेंट। मतलब जो टैक्स बनता है किसी से, उससे उतना ही चार्ज करना है, किसी को फेवर नहीं देना है। जहां पे इन्वेस्टिगेशन आपको बुलानी है वहां पे आप इन्वेस्टिगेशन बुलाओगे ही बुलाओगे। वट एवर द लेजिटिमेट टैक्स इज मस्ट बी असेस्ड एंड मस्ट बी कलेक्टेड। मतलब जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी है वो करनी ही करनी है, टैक्स है वो करना ही करना है, उससे लेना ही लेना है। ये सर्कुलर की इंटेंशन ये है। आगे पढ़ो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पर्पस ऑफ द सर्कुलर इज merely to emphasize that tax officer should not take advantage of an assessor's ignorance to collect more tax out of him than is legitimately due from him। जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि आईटीआर में एग्जम्पशन लेना भूल गए, तो अगर वो एग्जम्पशन लेते तो टैक्स कम पे करते। अब वो भूल गए तो इसलिए टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये जो पर्पस था सर्कुलर का वो फुलफिल नहीं हो रहा था। इस केस में हुआ क्या था? पेटिशनर या असेसी जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी, एक रिटायर्ड आईसीआईसी बैंक एम्प्लॉई है जिन्होंने अवेल की थी रिजर्व बैंक की ऑप्शनल अर्ली रिटायरमेंट स्कीम, और उनको सुपर एन्युएशन बेनिफिट मिला था 5 लाख का। तो वो एग्जम्पशन क्लेम करना भूल गए थे। उन्होंने क्या की? रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट कर दी 4-5 की, और क्लेम नहीं की एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। एओ ने क्या किया था? 143(1) की इंटीमेशन इशू कर दी थी, रिटर्न को एक्सेप्ट किया था विद हायर टैक्स, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। बट बाद में सब्सिक्वेंटली पेटिशनर ने क्या बोला कि मैं रिवाइज करूंगा रिटर्न। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वो उन्होंने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई थी जो कि मानी नहीं गई थी। द रिस्पोंडेंट ऑब्लिक डिपार्टमेंट हैज रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। मतलब जो एओ है, डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन कि आपको हम अलाउ नहीं करेंगे आईटीआर रिवीजन के लिए। रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले एज टाइम बार्ड एज रिटर्न ऑफ इनकम कुडंट बी कंडोन्ड आफ्टर 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। कि 6 साल के बाद अगर आप आ रहे हो तो आपकी हम रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे, आपको आईटीआर को रिवाइज करने नहीं देंगे। द एंटाइटलमेंट ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन दिस वाज नोटिस्ड बाय द एओ। मतलब उनको जब वो असेसमेंट कर रहे थे उनको पता लग गया था, स्टिल उन्होंने इसको देखने के बावजूद भी उनको अलाउ नहीं किया गया था कि आप इसे ठीक कर लो। इनफैक्ट द पिटिशनर अब बात कर रहे हैं कि आईटीआर की बात, रिवीजन की बात तो बाद में आती है। जब असेसमेंट हो रही थी ए को पता भी लग गया था और पिटिशनर ने लीव भी मांगी थी, रेक्टिफिकेशन करने दो हमें बाय वे ऑफ अ लेटर, तब भी उनकी बात सुनी नहीं थी। इसीलिए तो वो क्या किया था, अगर कोई एओ ने ऑर्डर नहीं इशू किया तभी तो उन्होंने क्या किया? एज नो ऑर्डर अपीयर्स टू हैव बीन पास्ड ऑन द लेटर। मतलब जो पिटिशनर ने पहले लेटर भेजी थी कि आप हमें रेक्टिफिकेशन करने के लिए अलाउ कर दो, वो एओ ने मानी नहीं, इसलिए पिटिशनर के बाद कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने आईटीआर रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट लगाई अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लोज बी ऑफ द एक्ट। अगर ऑर्डर पहले ही पास कर दिया जाता रेक्टिफिकेशन का तो असेसी को रिलीफ पहले ही मिल जाती। अगर रिलीफ पहले मिल जाती तो असेसी कभी भी आईटीआर रिवीजन के लिए जाते ही ना। तो अगर आईटीआर रिवीजन के लिए वो अभी जा रहे हैं
तो वो इसलिए जा रहे हैं, पहले रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन मानी ही नहीं गई, तो इसलिए वो जो सर्कुलर मैंने आपको बताया उसका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा। ये है केस टाइटल। तो अब पढ़ते हैं हम केस लॉ से। अकॉर्डिंगली इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ 119 सबसेक्शन 2 क्लोज बी एंड कंडोन द डिले। उनको जो उन्होंने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन तो पहले ए ने रिजेक्ट कर दी, बट जब उन्होंने पिटीशन लगाई और पिटीशन में कि आईटीआर हमें रिवीजन के लिए अलाउ कर दिया जाए, तो उनको अलाउ कर दिया गया। इट इज ऑल्सो टू बी नोटिस्ड, ये जो रीजन एसएससी बता रहे हैं कि उनसे इग्नोरेंस हो गई है, उनको अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो उन्होंने रीजन लगाया है ये सेटिस्फैक्टरी है, तो इनको आईटीआर रिवीजन के लिए हमें बोल देना चाहिए। अकॉर्डिंगली जो भी ऑर्डर पास किया था वो सेट असाइड कर दिया जाता है, डिले कंडोन कर दी जाती है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन, ये जो सेक्शन में एप्लीकेशन लगाई थी वो अलाउ कर दी जाती है कि मतलब हमें आईटीआर रिवीजन करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। इट इज हाउएवर क्लैरिफाइड दैट कि जो भी आपने हायर टैक्स पे किया वो आपको मिल जाएगा, एज रिगार्ड्स टू द ग्रांट ऑफ रिफंड वो मिल जाएगा आपको, बट कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देयर वुड बी एक्सक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ रिफंड। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट ये जो ऑर्डर पास किया गया ये कंसिडरिंग द प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस से पास किया गया है। ये ऐसा मतलब नहीं है कि हमने एक लॉ ही पास कर दिया है कि और लॉ में लिख दिया गया कि हाँ जब भी ऐसा केस होगा तो आपको हम इस तरीके से रिलीफ देंगे। मतलब हर केस डिफरेंट है, हर केस को देखा जाएगा, बट हाँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि कभी ये ऐसा केस आता है तो आप इनके बेसिस पे फाइट कर सकते हो। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर ये केस में ये डिसीजन लिया गया क्योंकि जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो रहा था। आई बिलीव आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी चले तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो much.